बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज भैया जी कहीं नहीं होता, आज प्रोग्राम का नाम बदला होता, उसका नाम होता देश को जवाब दो, लेकिन सब कुछ तो वही है। लड़ाई झगड़ा करने की बात नहीं, आराम से। क्या हुआ जैन साहब? गुप्ता जी हो? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो आज सैटरडे में दूर से आए हैं कैनॉट प्लेस में, मैं उनका स्वागत करता हूं। जो सवाल उठाने आए हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूं। जो रोज आते हैं उनका भी स्वागत करता हूं। और वो तमाम सारे लोग जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। गार्ड साहब से कहूंगा कि एक बैठ जाइए एक जगह। और जो एवी ब्रदर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आशुतोष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैटरडे में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, लिहाजा कोशिश करूंगा कि एक दो लोगों से सवाल लूं और उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू करें, और फिर बीच में आपसे सवाल लूं और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करूं। आज के जो मेहमान हैं मैं उनसे पहले आपका तारुफ कराना चाहूंगा। यासिर जिलानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए यासिर साहब मौजूद हैं। अरसे तक शो में आते रहे, उसके बाद अब पार्टी में है बीजेपी में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, अभी आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। घनेंद्र भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी से हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सभी को मालूम है कि आज का मुद्दा क्या होने वाला है जी, अंदाजा सबको है, मुझे मालूम है। कल 16 तारीख है और समन किया है, बुलाया है दिल्ली के मुख्यमंत्री को, लिहाजा मुद्दा उसके आसपास रहेगा। लेकिन आपकी बातचीत जरूर हम सुनना चाहेंगे, जो आप अपनी बात कहना चाहते हैं। हमारे साथ ज्योति कुमार सिंह साहब कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ सैयद जवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक दो बातें कही, मैं उसको यहां पे पहले रख देना चाहता हूं, फिर बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को लगता है कि नंबर 2 और नंबर 3 को गिरफ्तार कर लेंगे तो मेरा गला दबा लेंगे, मुख्यमंत्री कहते हैं, क्योंकि कल बुलाया है। किसी ने पूछा कि प्रवक्ता ने कि क्या आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि बीजेपी वाले कह रहे हैं गिरफ्तार कर सकते हैं, तो अगर बीजेपी वाले कह रहे हैं गिरफ्तार कर सकते हैं तो मैं गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो बीजेपी को लगता है कि नंबर 2 और नंबर 3, आप तो जानते ही ना बीजेपी में नंबर 2 नंबर 3 कौन है जी, को गिरफ्तार कर लेंगे तो मेरा गला दबा लेंगे। ये जबरन फंसाने की साजिश है, जबरन फंसाने की साजिश है। और तीसरी बात, हेलो भाई, हेलो, अगर बातचीत हो गई हो तो हो गया, नहीं कोई बात नहीं, वो केजरीवाल जी की बात हम कल केजरीवाल जी की बात हम कल कर लेंगे। आप बताओ अपनी बात, ठीक है ना? कहां से आना हुआ? आना कहां से हुआ? विनोद नगर से। तो माल फंस गया है, छूट नहीं रहा है, या कि हैं? कितने में सौदा हुआ? छूट गया? गजब है भाई, सामने ही खड़े हो गए, हाँ बात करते हैं। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा अगर मैं बेईमान हूं, केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि अगर मैं बेईमान हूं तो दुनिया में कोई ईमानदार, अगर मैं बेईमान हूं तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। डिबेट शुरू कर रहा हूं, घबराना नहीं, सवाल एक एक करके लेता रहूंगा, डिबेट शुरू करता हूं जी। जनाब यासिर जिलानी बीजेपी से। पहले देखिए, भ्रष्टाचार, लूट, खसोट, बेईमान, पहचान कौन सा है? नाम है अरविंद केजरीवाल। वो कह रहे दुनिया में हमसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है ना भाई साहब, मैं उन्हीं के अंदाज में बात करना चाहता हूं। आज वो अपने आप को खुदा बनने के लिए खड़े हो गए, खुदा बनने के कागार पे अहम भरम्मों की बात कर रहे हैं वो। आप अगर आज स्वर्ग में हरिश्चंद्र जी अपने आप पे एक अजीब सा महसूस कर रहे होंगे, एक अलग सी कैफियत होगी उनको कि अच्छा हुआ कि मैं दुनिया से जा चुका हूं, नहीं तो अरविंद केजरीवाल जैसे नेता जो आज अपने आप को, जो बात उन्होंने कही है, इससे बड़ी
खतरनाक बात और कुछ हो सकती है कि अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो कोई दुनिया का ईमानदार नहीं हो सकता। उनको बहुत खुशी हो मतलब आप कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र जी चले गए वरना कहते कि हम नकल कर रहे हैं। मतलब आज उनको इतना ठेस लगता कि वो अपने आप को कहां खड़ा पाते समझ में नहीं आता। ये अरविंद केजरीवाल देखिए बचेंगे नहीं। आपको मैं बता दूं किंग पिन कौन है, अरविंद केजरीवाल। किसी भी ग्रुप का, किसी भी गिरोह का सरदार जो होता है वो मुखिया होता है। भ्रष्टाचार जब हुआ है, बिना उस सरदार, बिना उस मुखिया के, बिना उसके जानकारी के भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। अगर आप इतने बड़े ईमानदार थे तो आपने जो शराब नीति लाए थे, आपने ये कहा कि 1800 करोड़ रुपए का हमारा नुकसान हुआ है, मैं इस शराब नीति को वापस लेता हूं, और शराब नीति को वापस ले लिया। किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? मैं आता हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। जी जनाब, कहां से आना हुआ? बिहार से है सर। बिहार से। क्या काम करते हैं? ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं। ग्राहक सेवा केंद्र यही दिल्ली में या वहाँ? बिहार में चलाते हैं। बिहार में। कहाँ से, कौन से जिला से? पाजी सत श्री अकाल। वैशाली जिला से है। वैशाली जिला से। अच्छा साहब, तो बताइए इधर कैसे आना हो गया? अब कुछ काम से आए थे दिल्ली अभी। हो गया? हाँ, हो गया सर। दिल्ली में जब कोई आदमी कहता कुछ काम से आए तो थोड़ा डर लगता है हमें। नहीं सर, लेकिन कोई बात नहीं, बोलिए। बिहारी हैं सर। हाँ हाँ, डरने की क्या बात, बिहारी तो इस समय सब पे भारी है। जी बोलिए। मैं सर जो एक जवाब दिए हैं उन्हीं का जवाब देना चाहता हाँ हूँ हाँ दो, बिल्कुल। कि कोई भी अगर गलत काम करता है तो उसका जिम्मेदार मुखिया होता है। अच्छा, तो कहना क्या चाह रहे हो? मैं नहीं कह रहा हूँ, सर कह रहे हैं। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने सर की बात को दोहराया है कि अगर कोई भी गलत काम होता है तो उसका जिम्मेवार मुखिया होता है। बस यही कहना होता है मेरा, और कुछ नहीं है। बिहारी जो है ना हल्के से कहता है, थोड़ी बात, छोटी बात कहता है। थोड़ी सी बात कही कि मुखिया जिम्मेदार होता है, लेकिन ना 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 ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी, अब आप दोबारा नहीं बोलने देंगे? हाँ जी, केजरीवाल है, दूध का धुला हुआ। अरे बाबा क्या बात कर रहे हो। जब केजरीवाल आया था अन्ना हजारे चौक में, कड़ा ईमानदार, बहुत बढ़िया आदमी, कट्टर ईमानदार, बच्चों के कसम खा रहे। आज इतना बड़ा भ्रष्ट बेईमान है, इससे घटिया आदमी को आज तक नहीं देखा मैंने। बहुत बड़ा घटिया। सारे शब्द तुम्हारे स्वीकार, लेकिन एक शब्द स्वीकार नहीं, वो घटिया। वो नहीं ले सकता मैं, ना वो नहीं ले सकता, वो नहीं ले सकता। गाली दे दे, ठीक है। हाँ जी? वो प्रधानमंत्री को गाली दे दे, हम घटिया भी नहीं कह सकते। वो प्रधानमंत्री को। देखो मेरे भाई, नाराज ना हो ना। रुकिए भाई साहब, रुकिए, नाराज मत हो। मैं इतना नहीं बोलना काहे के लिए दिए? मैंने मुझे बोलने, मैं तय करूंगा कहाँ किसको कितना बोलना है। जाओ, सवाल ये है, यहीं पियो यहीं फेंको। बैठिए, मैं आ रहा हूँ। यासिर आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यासिर गिव मी अ सेकंड। लालू यादव जेल गया था, ईडी सीबीआई था, वो तो उनके समर्थक के आदमी ये बोल रहे हैं, आप उनसे सवाल नहीं किया। ये अपना दर्द बयान कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री को गाली देंगे और आप सुनेंगे भी नहीं। आप अपने आप को क्या खुदा बन गए हैं? आप हरिश्चंद्र से बड़े ईमानदार हो गए हैं क्या? आप बेईमान हैं, कट्टर बेईमान हैं। आपने भ्रष्टाचार किया है और आपको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि आप बचेंगे नहीं। मैं किराड़ी में नरक में जी रहा हूँ। 8 साल से किराड़ी में नरक में जी रहा हूँ मैं। कोई मीडिया वाला नहीं पहुंचा। 8 साल से किराड़ी में नरक में जी रहा हूँ, और कहो तो अभी लाइव वीडियो चलवा दूं। आप लोग कोई रिपोर्टिंग करने नहीं गए। 8 साल पहले बीजेपी का वहां पर नेता था तो सभी रिपोर्टिंग कर रहे थे कि मकान गड्ढे में गए। 8 साल से सर मेरे बच्चे ना कमर में दर्द हो गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गड्ढे इतने हैं। आप अगर मेरे साथ चलिए, और चाहे आम आदमी पार्टी का नेता चल ले, अगर चल लेगा ना पैदल और बिना पाँव भींजे, तो मैं उसको जो कहेगा ना वो करूंगा। नीचे से निकल जाऊंगा। ये दर्द है और ये जायज दर्द है। ये मीडिया तो सबसे ज्यादा चोर है। मीडिया तो सबसे ज्यादा चोर है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, सुनो मेरी बात। मीडिया तो सबसे ज्यादा चोर है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, सुनो मेरे भाई। पहले इसको पानी दो भैया को। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जब मैंने कहा कि ना इस शब्द से मुझे तुम्हारे आपत्ति है, तो मैं इसलिए कह रहा था कि संवैधानिक पद पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मेरा मुख्यमंत्री हो और चाहे मेरा प्रधानमंत्री हो, वो मेरी बात सुन लीजिए। सर मैंने राजनीति आप ही से सीखी है, तो मुझे कह ले लीजिए थोड़ा सा हुजूर आली। चाहे मेरा प्रधानमंत्री हो,
मेरे प्रोग्राम में तो कोई नहीं बोल के जाएगा, जिसको जहां बोलना है बोले, लेकिन मैं अपने प्रोग्राम में किसी को भी अपशब्द बोलने की इजाजत नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। प्रोग्राम बंद कर सकता हूं जी। आम आदमी पार्टी जी, मैंने कहा कि ये आदमी, चुप रहो, मैं आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये बात सच है तुम्हारी कि तुम्हारे बच्चे परेशान हैं, ये बात मान ली मैंने। मैं आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। देखिए प्रतीक जी, एक फैब्रिकेटेड और झूठी स्टोरी प्रधानमंत्री कार्यालय में लिखी जाती है। पिछले एक साल प्रधानमंत्री में कार्यालय में कहानी नहीं लिखी जाती है, वास्तविकताओं को आंकड़ा रखा जाता है। बोलिए प्रतीक जी, मैं फिर वही कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक साजिश रची जाती है। उस साजिश का रचयिता होता है देश का प्रधानमंत्री। एक फैब्रिकेटेड स्टोरी रची जाती है जिसके अंदर पहले से तय हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल देश में पहला नेता है जो नरेंद्र मोदी के साथ आंख से आंख मिलाकर बात करता है जी। मैं बिल्कुल आपको इजाजत दूंगा, बिल्कुल बोलने की इजाजत है आपको, लेकिन एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे और वो ये कि संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति पे कुछ कहने से पहले 4 मर्तबा सोचिएगा मेरे प्रोग्राम में, वरना रस्सियां मैं छोटी बांधता हूं, जाने में कोई देरी नहीं लगेगी। आया जस्ट गिव मी अ सेकंड। रस्सियां छोटी बांधता हूं भेजने, ऑफ कोर्स सर, अब मैंने आमंत्रित किया आपको भारद्वाज साहब, मैं पूरी बात दूंगा, पूरी बात सुनूंगा, आप ही की सुनूंगा। रस्सियां इसलिए छोटी बांधता हूं कि अगर कोई किसी को अपमानित करेगा तो उसको जाने के लिए मैं तुरंत कहूंगा। मैं आया जी। नमस्ते, कहां से आना हुआ आपका? नोएडा से। नोएडा से, क्या नाम है? ललिता जी। तो कैसे आना हुआ सर? यासिर भाई, कैसे आना हुआ? नहीं, हम ऐसे जनपद घूमने आए थे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। कुछ कहना चाहती हैं? नहीं सर, मैं तो अभी भी आई हूँ और अभी मैं सुनी। घबराइएगा नहीं, बिल्कुल भी, जो मन में हो जरूर बोलिएगा, घबराने की बात नहीं सर। मैं आया जी। नमस्ते, कहां से आना हुआ आपका? जनकपुरी से। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं सर? सर कहना चाहते हैं, जैसे इन्होंने बोला कि जो भी हो रहा है, सर इनसे इजाजत लेके थोड़ी ना बोलते हैं आप। मेरे परिवार के हैं। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं आप। परिवार के हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। इकट्ठे बोलेंगे और इकट्ठे रहते हैं। वेरी नाइस। सर, जो डिपार्टमेंट गलत करेगा उसको डिपार्टमेंट पकड़ करके साबित करेगा कि ये गलत है कि नहीं है। राइट। हमें किसी के ऊपर अपशब्द नहीं बोलना है, डिपार्टमेंट करेगा। प्रधानमंत्री के ऊपर कोई अपशब्द बोलेगा या उसका गलत काम होगा तो डिपार्टमेंट देखेगा। अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री या मंत्री गलत काम करता है तो डिपार्टमेंट उसको पकड़ेगा। तो इसका मतलब क्या गलत काम कर रहा है? नहीं कर रहा है, उसका काम है उसको पकड़ना। पब्लिक तो बोलती रहेगी कि ये झूठा काम कर रहे हैं, इसको फंसाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, जो डिपार्टमेंट काम करेगा वो समय रहते साबित होगा, 101% होगा। जी, मैं आया, बिल्कुल आया। जनाब, कहां से आना हुआ? सर मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से, लेकिन मेरा गांव गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। मैं तो इतना तो पानी आनी तो किसी ने पूछा नहीं होगा तुमको यहाँ पे। लाओ पानी लाओ, गर्मी है, 40 टेम्परेचर पहुंच गया, तुम ही सब पानी पी लो, वहां से लेके चले हो, पियो बेटा। अब थोड़ी देर बाद पूछोगे कि अभी सवाल पूछना है? हाँ पूछो। सर ऐसा है कि जब से पीएम मोदी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने कभी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसका सवाल का जवाब मैं सर से चाहूंगा। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, कि आज तक कोई भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? वो तो हर महीने के आखिर में बोलते हैं रोज मन की बात। मोनोलॉग होता है, उसमें तो वो चिट्ठियां पढ़ते हैं तमाम सारे लोगों की। कभी पत्रकारों का सवाल नहीं लेते ना। तो पत्रकार सोच रहे हो कि मतलब पत्रकार से बढ़िया सवाल पूछेंगे? मतलब पत्रकार तो ऐसे भी रोज सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन नहीं पूछते। कल किसी ने कहा कि ये जो पत्रकार हैं ये ईमानदारी से सवाल नहीं पूछते, ये अगर ईमानदारी से सवाल पूछने लगे तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आपकी मैंने बात ली, ये बात सब कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। मैंने आपका सवाल लिया। नाउ यू प्लीज कंप्लीट भारद्वाज साहब। प्रतीक जी, मैं ये कह रहा था कि एक झूठी स्टोरी, एक फर्जी केस लादा गया दिल्ली की सरकार को और अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल देश का पहला नेता जो आंख में आंख मिला के बात करता है नरेंद्र मोदी से। और नरेंद्र मोदी से हम कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी, सीबीआई, ईडी जो मर्जी लगा लो, अरविंद केजरीवाल किसी की गीदड़ भक्ति से डरने वाले नहीं है। अरविंद केजरीवाल उस मिट्टी के बने हुए हैं।
अरविंद केजरीवाल उस आंदोलन से निकल के आए, हम फांसी पर चढ़ जाएंगे, इनकी सीबीआई से डरने वाले नहीं है। 1 साल हो गया, 500 जगह रेड हुई, 1 रुपए का हम फांसी पे चढ़ जाएंगे, लेकिन हम दबने वाले, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। नाउ बीजेपी प्लीज कम। कहां बैठ गए थे? आओ। देखिए, जिस तरीके से इनके प्रवक्ता आजकल हताश निराश दिखाई दे रहे हैं, कुछ कहने के लिए नहीं है, पीएमओ को लेके आते हैं कि पीएमओ में स्टोरी लिखी जा रही है। ये तो इनके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की समझ का मैं क्या उदाहरण दूं? यासिर भाई एक सेकंड देंगे आप? जी, कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं बुलाना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं, ईमानदार हूं, सबसे कट्टर ईमानदार हूं। न तो कांग्रेस विल स्पीक ऑन द सब्जेक्ट। मैं आज आशा करूंगा कि चैनल आज न्यूज 18 नेटवर्क थोड़ा बड़ा दिल दिखाए, और मुझे देखिए साहब, बहुत दिल छोटा है। अगर आपको बोलना हो तो बोलना शुरू करिए, अगर सवाल नहीं ट्रेस कर पा रहे तो मैं पूछूंगा। अब जब आप बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, आप जब बात कर रहे हैं सरकार के ईमानदारी पर और ईमान पर, तो मैं आज जानना चाहता हूं, मुझे छोड़ दीजिए और आम जनता की बात को छोड़ दीजिए, बात कीजिए सतपाल मलिक की बात कीजिए, जो इनके गवर्नर थे। और ये किसने कहा? गवर्नर ने कहा। क्या कहा नरेंद्र मोदी के बारे में? ही इज इग्नोरिंग अबाउट पुलवामा। मैं आपसे जरूर सवाल लूंगा, मैं जरूर सवाल, मैं देखना चाहता हूं कि कॉपी में कितने पन्ने हैं। मैं देख रहा था कि कॉपी में कितने पन्ने हैं। मैं कांग्रेस को जानबूझ के, बीजेपी जवाब दे रही थी, कांग्रेस को क्यों उठा लिया? मैं माननीय जी के मलिक साहब के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा, पहले वो बंगाल के, उसके बाद शायद गोवा में बने, और गोवा के बाद मेघालय के बने। तो 2019 भी था और 2020 भी था, लेकिन तब नहीं पूछा सवाल पूछा। आप बुलाते प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवाल पूछ लेते, क्यों नहीं पूछा? मुझे पूछने का हक है। लेकिन मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूं, मैं कांग्रेस से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके नेताओं पे आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लगाया था, शीला दीक्षित, महामहिम पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, 23 लोगों के नाम थे। तो अब ये कह रहे हैं कि हम तो ईमानदार हैं, आप चुप क्यों हैं? अपनी चुप्पी का जवाब दीजिए। या तो आप भ्रष्ट थे उस समय, या ये इस समय ईमानदार हैं। जवाब दीजिए। अब मैं ये पूछता हूं कि अगर हम भ्रष्ट थे और इन्होंने पाया था, अगर कोर्ट ने पाया था, तो केस चली थी? तो यही उनसे पूछिए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, आप तो माध्यम है, आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी और अमित शाह से सवाल है। आप मुझे बताइए, जब 2020 में और 21 की ही बात है, वो अपने ही गवर्नर ही बोले कि आज आरएसएस का एक बहुत बड़ा आदमी हमें 300 करोड़ रुपया का पेशकश करता है। आज मुझे बताएं कि या तो अगर वो सतपाल मलिक गलत है तो राम माधव और प्रधानमंत्री पर मानहानि का दावा करे, और नहीं तो उस पर एक्शन ले। ठीक है, मैंने समझ लिया। मैं बिल्कुल इस मुद्दे पर चर्चा हो जाए, लेकिन मैं कांग्रेस की तरफ देख रहा हूं। 23 लोगों पे इल्जाम लगाए थे। इतनी मोटी गड्डी थी, इतनी मोटी गड्डी, और वो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं के पास थी। बोले कौन सा पन्ना पढ़ूं, कौन सा पन्ना छोड़ूं, इतने इल्जाम थे। आज आपकी बेबसी देखकर मुझे शेर याद आ गया। बट मैं बिल्कुल देश की बात मैं भी कर रहा हूं, मैं भी देश की बात कर रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछा, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। जनाबे आली, मैंने वही सवाल किया था, मैं आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैंने आपको टोका था बीच में। हाँ जी, देखिए, कांग्रेस के किरदार को बता दूं। क्या कांग्रेस के किरदार नहीं? जवाब दीजिए जो सवाल पूछा। इन्होंने जो बात कही है, अजय माखन भूल गए। जब सत्येंद्र जैन जेल गए तो अजय माखन ने, अरे सुनिए भैया, जब अजय माखन ने ये सवाल उठाया कि सबसे बड़ा बेईमान अरविंद केजरीवाल है, आज इनकी हालत देख लीजिए ना। इधर है वो जो थाली के बैगन होते हैं ना, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। इनकी एक फाइल राइट हैंड में दबा के केजरीवाल घूमते थे
कि जैसे ही आएंगे जेल भेज देंगे, इंक्लूडिंग शीला दीक्षित को। आज उसे गोदी में लेके बैठ के घूमने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। और धरातल में जाएगी कांग्रेस और हाशिए पे जाएगी। केजरीवाल के मदद से आपको वोट बढ़ने वाला नहीं है, ये समझ लीजिए। जी जी। प्रतीक भाई, हम लोग बचपन में एक सीरियल देखा करते थे, शक्तिमान नाम का। एक मिनट, आराम से। नो बडी विल इंटरफेयर। जी। प्रतीक भाई, आपको एक सीरियल याद होगा, शक्तिमान आता था। हाँ, शक्तिमान आता था। प्लीज भाई, मैथिल, बदतमीजी कर रहा है। मैथिल, आपको मैं बाहर कर दूंगा। आप मेरे को बाहर कर दीजिए। आप जाइए। मैं आपसे कह रहा हूँ चुपचाप खड़े रहिए। मैं कह रहा हूँ चुपचाप खड़े रहिए। नो, क्या कर रहे हो ये क्या कर रहे हो? चुपचाप खड़े रहो, बैठ चुपचाप। जी जी। प्रतीक भाई, मैं आ रहा था अपने उस सीरियल की तरफ जिसका नाम था शक्तिमान। खड़े रहो भैया। तो क्या होता था, शक्तिमान जब उड़ता था तो वो सबसे ऊंचे बिल्डिंग पे जाकर के बैठिए। आपको कहाँ गुस्सा आ गया, उबाल आ गया? सारा फ्लो टूट जाता, माधव क्या। तो वो शक्तिमान जो था, तो जब उड़ता था तो देखता था करप्शन कहाँ हो रहा है, वो सबसे ऊंची बिल्डिंग पे जाकर के बैठ जाता, देखता कौन सा जो है नया दैत्य निकला है बाहर। तो आजकल सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स वो बिल्कुल उसी शक्तिमान की तरह काम कर रही है। जहां विपक्ष देखता है कि विपक्ष के अंदर घोटाला हो रहा है या कुछ, फौरन उठ करके पहुंचती। लेकिन जब वो सीरियल स्टार्ट होता तो उससे पहले एक चेतावनी देता था। वो चेतावनी क्या होती थी कि इस कार्यक्रम की सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, इसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसको मात्र एक संयोग समझा जाएगा। तो ये किरदार भारतीय जनता पार्टी आजकल निभा रही है लोगों के बीच जाकर। वो शक्तिमान उड़ाती है हर जगह, वो शक्तिमान उड़ाती है, लेकिन अपने घर का शक्तिमान जो है वो अपने घर गंगाधर बन करके जाता है। मैं समझ रहा था। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले गुस्सा कम किया करो। नहीं, गुस्से वाली बात ही नहीं है, बदतमीजी तो सही नहीं जाएगी ना। वंदे मातरम तो कहो। नहीं, पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और 4 लाइनें मेरे कट्टर ईमानदार पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के लिए हैं, जिन्होंने कभी वादा किया था ईमानदारी और सुशासन का चारमीनार देने का। आज वही भ्रष्टाचार की कुतुब मीनार बना बैठे हैं देखते देखते। आप देखिए, यहां पर इन्होंने भी तथ्य रहित बात की, इन्होंने भी अभी नाटक की बात की। मैं पूछना चाहता हूं आपसे प्रतीक जी, पुरानी जो आबाकारी नीति थी उसको बदलकर आपने नई आबाकारी नीति तय कर दी। अच्छी बात है, आपके अधिकार क्षेत्र में था शराब नीति। हाँ, और आज अरविंद केजरीवाल जी संवैधानिक पद पे बैठे हैं, संविधान के अनुसार बैठे हैं ना, तो उनको विश्वास रखना चाहिए अदालत के अंदर। जब अदालत ने कह दिया सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचारी है, उसे जेल में ही रखा जाएगा। जब कह दिया कि भैया मनीष सिसोदिया ने 4 मोबाइल फोन तोड़े हैं और उनकी सीधी सीधी इस भ्रष्टाचार के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, उनकी बेल रिजेक्ट कर दी। अगर अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है, दर्द किस बात का है? आज भारतीय जनता पार्टी ने पीसी की 5 प्रश्न उन्होंने पूछे। मैं तो एक ही प्रश्न पूछता हूं, यहाँ पे ये बैठे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, आखिर क्या कारण है विजय नायर के संग इन्होंने फेस टाइम पे बात करी, जैसा कि सुरक्षा एजेंसियां बता रही है, और क्यों इन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके दी दिल्ली के अंदर, दिल्ली की गली गली में। अरविंद केजरीवाल जी ने आज एक पूछा, सीबीआई कहती है कि 1 मोबाइल था, ईडी कहती है 4 मोबाइल थे, दोनों के पास 5 मोबाइल हैं। फैक्ट ये है कि 14 मोबाइल तोड़े गए। अब कितने थे क्या नहीं थे ये तो बात पता चलेगी, लेकिन हम ये सवाल यहां रखते हैं जो इन्होंने कहा। जी, कहां से आना हुआ भाई साहब आपका? बनारस से। अच्छा, केवल केजरीवाल बेईमान है और यूपी सरकार जो लोग बोलते बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ है नहीं। मैं प्योर बनारसी हूँ। 400 मंदिर तोड़ के वहाँ पे जो है मंदिर बनाया गया है, समतल कर दिया गया, वहाँ बनारसियों को भगाया जा रहा है। मुआवजा की बात करते कुछ मिलता उलता नहीं है। 400 करोड़ रुपया लगा के बालू रेत पर खुदाई किए, कुछ नहीं हो रहा। नो, परेशान लो, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आता हूं।
तुम मेरी आंखों की उदासी यदि देख सकते नहीं, मैं भी अनशन करके टेंशन दूंगा ना। तुम मुझको सीएम वाली सीट यदि सौंप सकते नहीं, तो फिर धौंस भी देता रहूंगा ना। राज जितने हैं वो सारे खोलूंगा, मिले प्रभारी तो मैं उनसे बोलूंगा। मेरी मांग को जो तुमने पूरा ना किया, मुझको तन्हा जो किया मेरे बगैर, तुम लड़ लेना चुनाव। पता नहीं ये लोग महागठबंधन की बंसी बजाकर कौन सा तीर मारेंगे। मैंने कहा बोल रहे हैं साथ रहेंगे, साथ लड़ेंगे, बोला फिर साथ ही हारेंगे। जोड़कर गैंग चार्ट बनाया गया था। गैंगस्टर एक्ट में 2 से 10 साल की सजा का प्रावधान है, जिससे गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता खतरे में है। इससे पहले एक दूसरे केस में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हो चुकी है। बिहार की नीतीश सरकार ने जेल के प्रावधानों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारी की हत्या को साधारण हत्या ही माना जाएगा। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून में संशोधन करके उस हिस्से को हटा दिया जिसमें सरकारी सेवक की हत्या को शामिल किया गया था। बीते 10 अप्रैल को जेल के प्रावधानों में बड़े बदलाव करते हुए बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम 481 का को संशोधित किया गया। यानी ऐसे सजा याफ्ता कैदियों की रिहाई के लिए राज्य सरकार के आदेश की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सजा पूरी होने के बाद सामान्य रिहाई के प्रावधानों के तहत उसे रिहा किया जा सकेगा। बिहार के मोतिहारी में 10 लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। आशंका ये जताई गई है कि सभी लोगों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया गया कि जहरीले केमिकल की वजह से इन लोगों की आंखों की रोशनी तक चली गई। वहीं कुछ लोगों के हालात बिगड़ता देख उन्हें मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया। पूरी घटना को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दुखद बताया। अरे तो दुखद है, अभी हम जा रहे हैं तो पूरी उसके बारे में जानकारी लेंगे। अकेले तुर्कोलिया के लक्ष्मीपुर गांव से ही 5 लोग बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हैं, जिसके बाद लक्ष्मीपुर गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप कर रही है। इधर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक तेज रफ्तार गाड़ी पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि यहां पर जबरदस्त टक्कर हुई। गाड़ी में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बहराइच जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। 6 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई और जो 8 लोग हैं उन सभी को बहराइच रेफर किया गया है। बताया गया कि सभी लोग अपने परिजन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पंजाब के लुधियाना से आ रहे थे। उधर अतीक के बेटे असद को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में असद का शव दफना दिया गया, जहां असद के नाना ने उसे दफनाने की रवायत पूरी की, जबकि जनाजे में उसके फूफा समेत करीब 20 से 25 लोग शामिल हुए। हालांकि लाख मिन्नतों के बावजूद पिता अतीक को बेटे के जनाजे में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली। इधर गिरफ्तारी के डर से फरार चल रही असद की मां शाइस्ता भी बेटे के जनाजे से दूर रही, जबकि असद के भाई को जनाजे में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली। यूपी एसटीएफ ने गुरुवार को असद को झांसी में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था। इससे पहले अतीक के बेटे असद का शव झांसी से प्रयागराज लाया गया है, जहां पहले से उसे सुपुर्दे खाक करने की तैयारी की जा रही थी। इसके लिए असद के पुश्तैनी घर में उसके करीबी रिश्तेदार जमा हुए थे, जहां उसके जनाजे की तैयारी की गई थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से पुलिस ने असद के शव को घर नहीं ले जाने दिया। असद का शव सीधा प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान ले जाया गया। असद के परिजन भी पुलिस की गाड़ी से कब्रिस्तान पहुंचे। जनाजे में गैर जरूरी लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं थी। इस दौरान असद के सुपुर्दे खाक में शामिल होने के लिए कब्रिस्तान पहुंच रहे लोगों में से ज्यादातर लोग कुछ कहने से कतरा रहे थे। इस दौरान असद के जनाजे में करीब 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जबकि कसारी मसारी कब्रिस्तान में पुलिस के कड़े पहरे के बीच महज 12 से 15 लोगों को कब्रिस्तान में जाने की इजाजत थी। वो बोलना नहीं चाह रहा है क्योंकि देखिए अभी तक 25 से 30 लोग निकल चुके हैं। इसका मतलब है कि 100 से ज्यादा लोग अंदर मौजूद थे। असद को दफनाया जा चुका है, लेकिन अतीक को अपने बेटे की आखिरी झलक भी नसीब नहीं हुई। कोर्ट से परमिशन न मिलने की वजह से अतीक बेटे असद के जनाजे में शामिल नहीं हो सका। उधर सुरक्षा कारणों से असद का शव उसके पुश्तैनी घर नहीं ले जाया गया और असद के पुश्तैनी घर से कब्रिस्तान तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई, जहां जमीन से आसमान तक कड़े पहरे के बीच असद का जनाजा निकाला गया।
इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी की 8 कंपनियां चप्पे चप्पे पर तैनात दिखी। एहतियातन असद और गुलाम का शव अलग अलग कब्रिस्तान में ले जाया गया। असद के परिजनों को पुलिस टीम अपनी गाड़ी में कब्रिस्तान तक ले गई। जनाजे में शामिल होने वाले का नाम, पता और मोबाइल नंबर सब कुछ पुलिस ने नोट किया। है कि असद के सुपुर्द पे खाक किए जाने के दौरान अतीक अहमद काफी बेचैन रहा है। इस दौरान धूमनगंज थाने के लॉकअप में बंद अतीक अहमद पुलिस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा। पुलिस के सामने बेटे को एक बार देखने की भीख मांगता रहा और बेटे के जनाजे को देखने की मन्नतें करता रहा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अतीक फोन या टीवी के जरिए लॉकअप से ही बेटे का जनाजा देखना चाहता था, लेकिन पुलिस की तरफ से अतीक को इस तरह की कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। इधर खबर आ रही है कि असद की जान अतीक के भाई अशरफ की वजह से गई है। दरअसल उमेश पाल अगवा केस में पेशी पर आते वक्त अशरफ ने पुलिस से वादा किया था कि वो उमेश पाल हत्याकांड में फरार तीनों शूटर्स का पता बता देगा, लेकिन केस में बरी होने के बाद वो अपने वादे से मुकर गया और इसी दौरान एसटीएफ की टीम को असद को लोकेशन उसकी मिल गई और एनकाउंटर के दौरान असद मारा गया। जिसके बाद यूपी एसटीएफ के अफसर समझ गए कि अशरफ उन्हें झांसा दे रहा है। अशरफ ने झांसी में अतीक के काफिले पर हमले का प्लान तैयार किया था, जिसकी वजह से असद एनकाउंटर में मारा गया। दरअसल उमेश पाल अगवा केस में पेशी पर आते वक्त अशरफ ने पुलिस से वादा किया था कि वो उमेश पाल हत्याकांड में फरार तीनों शूटर्स का पता बता देगा, लेकिन केस में बरी होने के बाद वो अपने वादे से मुकर गया। इसी दौरान एसटीएफ की टीम को असद की लोकेशन मिल गई और एनकाउंटर के दौरान असद मारा गया। अतीक के भाई अशरफ की एक वादा खिलाफी असद की मौत की सबसे बड़ी वजह बन गई। अशरफ ने बरी होते ही पुलिस से वादा खिलाफी की, जिसके बाद यूपी एसटीएफ के अफसर समझ गए कि अशरफ उन्हें झांसा दे रहा है। अशरफ ने झांसा में, आपको बता दें कि झांसी में अतीक के काफिले पर हमले का प्लान तैयार किया था, जिसकी वजह से असद एनकाउंटर में मारा गया। दरअसल उमेश पाल अगवा केस में पेशी पर आते वक्त अशरफ ने पुलिस से वादा किया था कि वो उमेश पाल हत्याकांड में फरार तीनों शूटर्स का पता बता देगा। दरअसल एटीएस ने कल अतीक और अशरफ से 4 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की। इस दौरान एटीएस को कई अहम सुराग मिले, जिसमें आईएसआई और पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर भी कई सुराग मिले। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हथियार तस्कर से एटीएस ने जानकारी जुटाई, जिसके बाद अब एटीएस अतीक और अशरफ पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज करा सकती है। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद के घर से नकदी मिलने के मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस और एसटीएफ की अतीक के मुंशी और ड्राइवर समेत 5 करीबियों से पूछताछ के दौरान ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है, जिसमें लखनऊ के एक बिल्डर का नाम सामने आया, जिसने अतीक के बेटे को 80 लाख रुपए दिए थे। ये पैसा उमेश पाल हत्याकांड से 2 दिन पहले दिया गया, जो हत्याकांड में शामिल शूटर्स में बंटना था। दरअसल 21 मार्च को अतीक अहमद के दफ्तर पर छापा पड़ा था, जिसमें 80 लाख रुपए बरामद हुए थे। साथ ही हथियारों के साथ अतीक अहमद के 5 साथी भी गिरफ्तार हुए थे। अब पुलिस और एसटीएफ आरोपी बिल्डर पर एक्शन की तैयारी कर रही है। अब उमेश पाल हत्याकांड में प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हो गई है। माना यह जा रहा है कि ईडी ने अतीक अहमद के करीबियों और मददगारों को समन्स भेजा है। जिन लोगों को समन्स भेजा गया उनमें समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक आसिफ जाफरी का भी नाम शामिल है। आसिफ कौशाम्बी की चौल सीट से साल 2012 में बीएसपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। आसिफ जाफरी को समन्स जारी किया गया है। आसिफ जाफरी के अलावा अतीक के 10 करीबियों और मददगारों को अलग अलग तारीखों पर बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया। वहीं अतीक अहमद के खजांची रहे सीताराम शुक्ला को भी ईडी ने समन्स जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया है। सभी राजस्थान के भरतपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के बूथ अध्यक्षों के संकल्प सम्मेलन को किया संबोधित। कांग्रेस की गहलोत सरकार पर किया वार। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला। केजरीवाल को सीबीआई के समन्स पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते थे वो भ्रष्टाचार के दलदल में नजर आ रहे हैं। एटीएस की पूछताछ में माफिया अतीक का बड़ा कबूलनामा। अतीक ने कश्मीरी आतंकियों से हथियार लेने की बात कबूली। अतीक और अशरफ ने पूछताछ में आतंकियों के नाम भी बताए। तुम मेरी आंखों की उदासी यदि देख सकते नहीं, मैं भी अनशन करके टेंशन दूंगा ना। तुम मुझको सीएम वाली सीट यदि सौंप सकते नहीं, तो फिर धौंस भी देता रहूंगा ना। राज जितने हैं वो सारे खोलूंगा, मिले प्रभारी तो मैं उनसे बोलूंगा। मेरी मांग को जो तुमने पूरा ना किया, मुझको तन्हा जो किया मेरे बगैर, तुम लड़ लेना चुनाव।
पता नहीं ये लोग महागठबंधन की बंसी बजाकर कौन सा तीर मारेंगे। मैंने कहा बोल रहे हैं साथ रहेंगे, साथ लड़ेंगे, बोला फिर साथ ही हारेंगे। गुर्गों ने असद को पैसे भी दिए, लेकिन असद ज्यादा दिन तक एसटीएफ से बच नहीं पाया और फरारी के 48 दिन बाद झांसी में असद का एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन असद के जनाजे में बुर्के में 2 महिलाएं शामिल हुई हैं। पुलिस ने शाइस्ता होने के शक में महिलाओं को रोककर उनसे पूछताछ भी की है। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं अतीक की बहनें हैं जो असद के जनाजे में शामिल होने कब्रिस्तान पहुंची थी। क्योंकि पुलिस को शक हुआ कि बुर्के में अतीक की पत्नी शाइस्ता हो सकती हैं। पुलिस ने कब्रिस्तान में जैसे ही बुर्के में महिलाओं को देखा तो उन्हें रोककर पूछताछ की। हालांकि कुछ संदिग्ध नहीं लगने पर पुलिस ने महिलाओं को जाने दिया। दरअसल पुलिस को शक था कि फरार शाइस्ता बेटे असद के जनाजे में शामिल होने की कोशिश करेगी, इसीलिए प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती थी, लेकिन शाइस्ता कहीं नजर नहीं आई। उधर प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में बेटे असद का शव दफन हुआ और इधर जेल के लॉकअप में बंद पिता अतीक आपा खोता हुआ नजर आया। पुलिस वालों को बुरा भला कहने लगा। बेटे का शव दफन होने की खबर अतीक को बेचैन करने लगी, जिसके बाद अतीक ने पुलिस वालों को बद्दुआएं देनी शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद अपने बेटे असद के जनाजे में शामिल ना हो पाने की वजह से बेहद दुखी है। बेटे के सुपुर्दे खाक होने की खबर सुनते ही जमीन पर लेट गया और पुलिस को बद्दुआ देने लगा कि बेटे के जनाजे में शामिल होना मेरा हक था। अल्लाह सब कुछ देख रहा है, किसी को माफ नहीं करेगा। मेरे पूरे परिवार को तुम सब खत्म करना चाहते हो। सूत्रों के मुताबिक बेटे के जनाजे में शामिल ना हो पाने से अतीक अपना दिमागी संतुलन खो बैठा और पागलों की तरह हरकतें करने लगा। बिहार के मोतिहारी में 10 लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। आशंका ये जताई गई है कि सभी लोगों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया गया कि जहरीले केमिकल की वजह से इन लोगों की आंखों की रोशनी तक चली गई। वहीं कुछ लोगों के हालात बिगड़ता देख उन्हें मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया। पूरी घटना को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दुखद बताया। अरे तो दुखद है, अभी हम जा रहे हैं तो पूरी उसके बारे में जानकारी लेंगे। अकेले तुर्कोलिया के लक्ष्मीपुर गांव से ही 5 लोग बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हैं, जिसके बाद लक्ष्मीपुर गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप कर रही है। इधर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक तेज रफ्तार गाड़ी पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि यहां पर जबरदस्त टक्कर हुई। गाड़ी में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बहराइच जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। 6 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई और जो 8 लोग हैं उन सभी को बहराइच रेफर किया गया है। बताया गया कि सभी लोग अपने परिजन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पंजाब के लुधियाना से आ रहे थे। उधर अतीक के बेटे असद को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में असद का शव दफना दिया गया, जहां असद के नाना ने उसे दफनाने की रवायत पूरी की, जबकि जनाजे में उसके फूफा समेत करीब 20 से 25 लोग शामिल हुए। हालांकि लाख मिन्नतों के बावजूद पिता अतीक को बेटे के जनाजे में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली। इधर गिरफ्तारी के डर से फरार चल रही असद की मां शाइस्ता भी बेटे के जनाजे से दूर रही, जबकि असद के भाई को जनाजे में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली। यूपी एसटीएफ ने गुरुवार को असद को झांसी में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था। इससे पहले अतीक के बेटे असद का शव झांसी से प्रयागराज लाया गया है, जहां पहले से उसे सुपुर्दे खाक करने की तैयारी की जा रही थी। इसके लिए असद के पुश्तैनी घर में उसके करीबी रिश्तेदार जमा हुए थे, जहां उसके जनाजे की तैयारी की गई थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से पुलिस ने असद के शव को घर नहीं ले जाने दिया। असद का शव सीधा प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान ले जाया गया। असद के परिजन भी पुलिस की गाड़ी से कब्रिस्तान पहुंचे। जनाजे में गैर जरूरी लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं थी। इस दौरान असद के सुपुर्दे खाक में शामिल होने के लिए कब्रिस्तान पहुंच रहे लोगों में से ज्यादातर लोग कुछ कहने से कतरा रहे थे। इस दौरान असद के जनाजे में करीब 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जबकि कसारी मसारी कब्रिस्तान में पुलिस के कड़े पहरे के बीच महज 12 से 15 लोगों को कब्रिस्तान में जाने की इजाजत थी। वो बोलना नहीं चाह रहा है क्योंकि देखिए अभी तक 25 से 30 लोग निकल चुके हैं। इसका मतलब है कि 100 से ज्यादा लोग अंदर मौजूद थे। असद को दफनाया जा चुका है, लेकिन अतीक को अपने बेटे की आखिरी झलक भी नसीब नहीं हुई। कोर्ट से परमिशन न मिलने की वजह से अतीक बेटे असद के जनाजे में शामिल नहीं हो सका।
उधर सुरक्षा कारणों से असद का शव उसके पुश्तैनी घर नहीं ले जाया गया और असद के पुश्तैनी घर से कब्रिस्तान तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। जहां जमीन से आसमान तक कड़े पहरे के बीच असद का जनाजा निकाला गया। इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी की 8 कंपनियां चप्पे चप्पे पर तैनात दिखी। एहतियातन असद और गुलाम का शव अलग अलग कब्रिस्तान में ले जाया गया। असद के परिजनों को पुलिस टीम अपनी गाड़ी में कब्रिस्तान तक ले गई। जनाजे में शामिल होने वाले का नाम, पता और मोबाइल नंबर सब कुछ पुलिस ने नोट किया। है कि असद के सुपुर्द खाक किए जाने के दौरान अतीक अहमद काफी बेचैन रहा है। इस दौरान धूमनगंज थाने के लॉकअप में बंद अतीक अहमद पुलिस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा। पुलिस के सामने बेटे को एक बार देखने की भीख मांगता रहा और बेटे के जनाजे को देखने की मन्नतें करता रहा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अतीक फोन या टीवी के जरिए लॉकअप से ही बेटे का जनाजा देखना चाहता था, लेकिन पुलिस की तरफ से अतीक को इस तरह की कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। इधर खबर आ रही है कि असद की जान अतीक के भाई अशरफ की वजह से गई है। दरअसल उमेश पाल अगवा केस में पेशी पर आते वक्त अशरफ ने पुलिस से वादा किया था कि वो उमेश पाल हत्याकांड में फरार तीनों शूटर्स का पता बता देगा, लेकिन केस में बरी होने के बाद वो अपने वादे से मुकर गया और इसी दौरान एसटीएफ की टीम को असद को लोकेशन उसकी मिल गई और एनकाउंटर के दौरान असद मारा गया। जिसके बाद यूपी एसटीएफ के अफसर समझ गए कि अशरफ उन्हें झांसा दे रहा है। अशरफ ने झांसी में अतीक के काफिले पर हमले का प्लान तैयार किया था, जिसकी वजह से असद एनकाउंटर में मारा गया। दरअसल उमेश पाल अगवा केस में पेशी पर आते वक्त अशरफ ने पुलिस से वादा किया था कि वो उमेश पाल हत्याकांड में फरार तीनों शूटर्स का पता बता देगा, लेकिन केस में बरी होने के बाद वो अपने वादे से मुकर गया। इसी दौरान एसटीएफ की टीम को असद की लोकेशन मिल गई और एनकाउंटर के दौरान असद मारा गया। अतीक के भाई अशरफ की एक वादा खिलाफी असद की मौत की सबसे बड़ी वजह बन गई। अशरफ ने बरी होते ही पुलिस से वादा खिलाफी की, जिसके बाद यूपी एसटीएफ के अफसर समझ गए कि अशरफ उन्हें झांसा दे रहा है। अशरफ ने झांसा में, आपको बता दें कि झांसी में अतीक के काफिले पर हमले का प्लान तैयार किया था, जिसकी वजह से असद एनकाउंटर में मारा गया। दरअसल उमेश पाल अगवा केस में पेशी पर आते वक्त अशरफ ने पुलिस से वादा किया था कि वो उमेश पाल हत्याकांड में फरार तीनों शूटर्स का पता बता देगा। दरअसल एटीएस ने कल अतीक और अशरफ से 4 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की। इस दौरान एटीएस को कई अहम सुराग मिले, जिसमें आईएसआई और पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर भी कई सुराग मिले। खबरों बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं हाजिर हूं। मैं तुमसे बहुत दुखी हूं। प्लीज गार्ड साहब, इनको पानी या जो कम पड़ गया हो पानी वो और इसके साथ मिला के दो। थोड़ा नमकीन भी देना इनको साथ में, नमकीन का इंतजाम कर देना उनका। कैनॉट प्लेस ऐसी जगह है जहां पे तमाम तरह के लोग आते हैं। मुझे अक्सर कोई कहता है कि साहब मैं किस इंडस्ट्री से, मैं पूछता हूं किस इंडस्ट्री से हैं आप, तो कहते हैं कि आईटी से हूं। कोई कहता है कि साहब मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूं, कोई कहता है हॉलैंड से आया हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए वो बहुत ज्यादा तवज्जो वाले लोग हैं। मैं इसलिए ये कहता हूं कि तमाम सारा एनर्जी जो है इन नमकीन, पानी और इसमें इंतजाम करने में चला जाता है मेरा, और रोज जाता। मैं हाथ पैर जोड़ता हूं कि प्रभु मान जाओ, बात कह लेने दो। बड़ी दूर से बच्चे आते हैं बात कहने के लिए, किसी की कोई परेशानी है, कहां से आना हुआ? दिल्ली में जेएमडी
टोम ऑपरेटर जी 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 जो है दिल्ली मेट्रो में है, जेएमडी टोम ऑपरेटर, हम सब सारे की सारी टीम जेएमडी प्राइवेट कोई एजेंसी प्राइवेट कंपनी है जेएमडी मेट्रो के अंदर, हम सभी टोम ऑपरेटर हैं। हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें मैंने बात बोलने दीजिए सर। हमें 26 ड्यूटी के लिए बोला गया, जब इस टाइम ज्वाइनिंग कराई गई थी हमें 18 15 ड्यूटी दी जाती है जीएसटी के साथ। वो आप लोग वो हैं जो टोकन देते हैं मेट्रो में, टोकन देते जो हमें 26 ड्यूटी की जगह 15-16 ड्यूटी दी जाती है, उसके साथ में जीएसटी ली जाती है 3 से 4 हजार रुपये, और वो सुपरवाइजर लेता है हमारे से, जो मैनेजर के पास जाती है। वो हर किसी के पास एक जो नहीं देता उसको ग्रुप से निकाल दिया जाता है। ये सभी उस चीज के साक्षी है, किससे पूछ सकते हो आप इस बारे में। और हर किसी से एक बैंक कॉपी खोली गई, हमारी खाता खोला गया हमारी परमिशन के बगैर बैंक के अंदर, हमारे से पूछे बगैर हमारा खाता कैसे खुल गया सर ये बताइए। हमारे साइन नहीं हुए, हमारे से पूछा नहीं गया इस बारे में, तो हमारा खाता कैसे खुल गया। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित कुमार, आप इसी जेएमडी के तहत एजेंसी के तहत काम करते हैं जी, ऑपरेटर हैं। समस्या है और इनको अपनी बात कहने का हक है, और ये प्रोग्राम है तो यहाँ अपनी बात कहने आए हैं। मैं आप कुछ दिन पहले भी आए थे, आपने कहा था ये बात, मैंने कहा था जरूर बात होनी चाहिए आपकी, जरूर बात सुनी जाएगी। मैंने आपकी बात सुनी, आपके ऊपर सहानुभूति पूर्वक, और अगर गलत हो रहा है तो उसको तुरंत ठीक किया जाए और न्याय हो और न्याय होता दिखे। जी जी मैम, कुछ कहना चाह रही थी आप, जल्दी। मेरा क्वेश्चन जो है ये आम पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है केजरीवाल के लिए, दूसरा उस कटहरे में आते हैं बीजेपी और उसमें फिर आते हैं कांग्रेस। इस कोविड में प्लीज तुम्हारे ही सवाल है, सुन लेने दो जी। इस कोविड में मेरे जैसा हर परिवार यहाँ होगा जिसने नौकरी खोई, खाना नहीं मिला, बच्चे पढ़ नहीं पाए। केजरीवाल के इतने बड़े बड़े हमारे साथ वादे थे, घर घर खाना मिलेगा। मिडिल क्लास ना तो कहीं भीख मांगने जा सकता है, ना किसी के घर में जाके मांग सकता है। वो मर रहा है पर खाना किसी से ले ही नहीं सकता। आपकी नौकरी गई? मेरी नौकरी गई, मेरे भाई की गई, मेरी बिटिया पढ़ नहीं सकी क्योंकि केजरीवाल ने कहा था आप बच्चे को पढ़ाओ, फ्री पढ़ाई होगी। आपसे जब स्कूल में जाओगे ना फीस नहीं लगेगी। हमने कहा ठीक है, बच्चे को पढ़ाते रहे, मुफ्त में पढ़ाते रहे, स्कूल वालों ने भी नहीं मांगा, हमारी नौकरी भी चली गई, खाना भी हमारे को किसी ने राशन नहीं दिया। हमने जैसे तैसे जाकर इंडिया गेट पर क्या कहते हैं राजमा चावल लगाए, तब जाके हमने अपना गुजर बसर किया। कुछ भी नहीं मिला। बीजेपी क्या कहती है मकान मिलेगा, मेरे भाई ने 4 बार ही मकान भरा, एक बार भी नहीं मिला हमें मिडिल क्लास के हिसाब से। कि कैसे भरें, कोई तरीका तो बताओ। अच्छा, बच्चा जब पढ़ने के लिए गया, मैडमों ने कहा लाओ जी फीस दो, पिछले 3 साल की अभी तक भर रही हूँ। जो 5000 भरती हूँ महीने की, उसके पीछे पीछे और भी भर रही हूँ, पर माफ नहीं हुई। केजरीवाल ने कुछ जी। समस्याएं एक तरफ ये है, मैं दोनों तरफ की समस्या है सर। एक जी मैम, बिल्कुल कोई आंसर कहीं से किसी के पास। मैम जी जी, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं। भ्रष्टाचार आम इंसान के लिए क्या किया आम आदमी ने? कुछ नहीं। उसने जब वो अन्ना का नहीं बना तो हमारा क्या बनेगा? जब वो अन्ना का नहीं बना तो हमारा क्या बनेगा? जी जी ठीक है मैम, कूल डाउन। सही सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं। जवाब मैं जानता हूं आपकी परेशानी, आपका दुख, आपका दर्द, लिहाजा ये सवाल पूछे जाते हैं शो में। जी ऑफ कोर्स, एक यंगस्टर सवाल पूछना चाहता। जी क्या नाम है आपका? माय नेम इज निशी। माय क्वेश्चन इज टू मिस्टर केजरीवाल कि उन्होंने स्टूडेंट। कहाँ रहती हैं? दिल्ली की रहने वाली है? दिल्ली की रहने वाली हूँ मैं। अंदर आइए, दिल्ली के अंदर आइए। जी बोलिए। जी मैं मयूर विहार फेज 3 में रहती हूँ, और अगर हम बात करें मालूम है क्या परेशानी है इस मुल्क की? अब मैं मुल्क का सवाल पूछ लेता हूँ, बहुत हो गया। मैं मुल्क का सवाल पूछ लेता हूँ, चुपचाप सुन लेना सारे लोग। बहन जी की नौकरी गई तो गई, उनका बच्चा नहीं पढ़ पाया तो नहीं पढ़ पाया, चूल्हे भाड़ में जाए। मेरी नौकरी वापस आ जानी चाहिए। मैडम सोच रही हैं, इनका सवाल पूछ लिया, यार ये तो नौजवान हैं, अभी 20 साल के हैं, अरे 26 तारीख तक तो नौकरी मिल ही जाएगी, 26 साल तक। हमारी नौकरी गई तो इन्होंने तो कोई आवाज नहीं उठाई थी। बच्ची ये सोच, चुपचाप खड़े रहिए। बच्ची सोच रही है ये गजब का एंकर है, उधर चला गया। अरे मैंने तो अभी जिंदगी शुरू की है, मेरी समस्या तो इस आदमी ने सुनी नहीं। और बीजेपी कांग्रेस कह रही है मुद्दा तो बुलाया था इसने भ्रष्टाचार पे, सुनने लगा आम आदमी की बात। लाओ एक रस्सी टांगो इस पेड़ पे और लटका दो मुझे। जी
देखिए, आपने भ्रष्टाचार की बात करी तो उसी को कहते हैं कि मिस्टर केजरीवाल जी ने कहा था कि हम स्टूडेंट्स के लिए ये करेंगे, हम स्टूडेंट्स के लिए ये करेंगे। क्या किया? 3 शिफ्ट बांट दी। एक स्कूल में बच्चा जब पढ़ने जाता है तो 6 घंटे की मैक्सिमम शिफ्ट होती है कि उसको बच्चे को 6 घंटे में पढ़ेगा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 3 घंटे में बच्चों स्कूल आओ, 3 घंटे में पढ़ के जाओ, फिर सेकंड शिफ्ट में बच्चे आ जाओ, वही बच्चे 3 घंटे में पढ़ के चले जाओ। अब 3 घंटे में आप इतने सारे सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ा दोगे? नहीं, सारी शिफ्ट हो रही बराबर हो रही है जी। हमारे मयूर विहार फेज 3 में आके देखिए, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने शिफ्ट्स बांध दी हैं। ठीक है, इस चीज का सर्वे मैं आपको बताऊं कि मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, जनप्रवाद न्यूज में, एक बहुत छोटा सा न्यूज चैनल है। नहीं, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, जर्नलिस्ट इज अ जर्नलिस्ट। जी, तो मैंने जब उसका सर्वे किया, आई गॉट टू नो कि उस स्कूल में शिफ्ट चल रही है कि बच्चे क्या होता है कि सुबह जाएंगे, 10 बजे की शिफ्ट में गया, 12 बजे उनकी शिफ्ट खत्म हो जाएगी, वो वापस आ जाएगा, जिसमें से बोला जाता है कि 3 घंटे, वो 2 घंटे में ही वापस आ रहा है, फिर अगेन शिफ्ट लगेगी, फिर बच्चा स्कूल जाएगा, पढ़ के वो वापस आ जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कौन सा स्कूल है आपका? देखो, मैंने ही तुम्हारा जिम्मा नहीं लिया कि मैं तुम्हारी सवाल सुनूंगा। अगर तुम नहीं इसको हटा पाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं नहीं सुनूंगा प्रोग्राम एक भी। हटाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है, जनता की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आपका कौन सा स्कूल है जिसमें आपने किया सर्वे? ये दिल्ली गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल ही है हमारा, लाल वाला स्कूल करके, वो बहुत फेमस है, मयूर विहार फेज 3 न्यू कोंडली में। न्यू कोंडली में जी, आपने वहाँ सर्वे किया? जी, आप वहाँ जाएंगे तो बच्चे आपको खुद बताएंगे कि भाई उनके पीरियड लगते नहीं है, बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद में टीचर बोलता है ठीक है आप जाओ। आप मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक उठा के देखिए कि वो बच्चे स्कूल के बाहर बंक कर रहे हैं, और उन्हीं बच्चों का सर्वे है कि भाई क्या है, वो टीचर क्यों नहीं रोक रहा है, वो बच्चे बंक कर रहे हैं, कोई गेट के बाहर देखने वाला नहीं है। जी, ये सवाल है। अब मैं लौटता हूं वो सवाल जो बार बार पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। जी, बस क्या करें? मैं तो पूछना ना, ऐसे नहीं। मैंने पास सवाल ले लिया, मैंने सवाल लिया। जी जनाब। देखिए प्रतीक जी, मैं फिर वही कह रहा हूं कि आज देश के अंदर एक ऐसी सरकार चल रही है, उस सरकार के खिलाफ बोलना, उस सरकार की नीतियों से असहमत होना, ये भी देशद्रोह माना जाता है। जो सरकार के सर, मैं एक चीज कहूं, इसी प्रोग्राम में एक नौजवान आता है, कहता है प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहता हूं, आंख में आंख डाल के कह रहा है प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहता हूं कि वो कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कौन सा सवाल पूछा नहीं गया? यहां पे आया आदमी, बोला कि 300 मंदिर तोड़ दिए गए बनारस में। उसको इसने ये नहीं कहा कि कितना सुविधाएं हुई, कॉरिडोर बना तो क्या हुआ, दर्शन कैसे सुलभ हुए, ये नहीं बोला, बोल के चला गया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कौन नहीं, और आप क्या नहीं बोल रहे हैं? आपने तो सब कुछ बातें बोली प्रधानमंत्री से लेके सरकार तरफ, तो कौन बोलने पे कैंची लगाया है आपके? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का समन क्यों गया? जब दर्द ये है कि अरविंद केजरीवाल, मैं कह रहा हूं, जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा में खड़े होकर इस बात का खुलासा करा कि अडानी की कंपनी में जिसका पैसा लगा है वो पैसा नरेंद्र मोदी का, अडानी तो कमीशन एजेंट है। ये दुख, ये तकलीफ नरेंद्र मोदी को लगी, इसलिए सीबीआई का समन गया। आपने अलाउ कर दिया इस चीज को, बहुत गलत बात है। गलत बात नहीं है, मैं बोलने दीजिए। और यही कह रहे हैं, देखिए बोल के क्या गए, सुन लिया ना सबने। और यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के खिलाफ बोल नहीं सकते। हंसते यार तुम, बहुत अच्छा हो, गजब हंसते हो यार तुम। और यही चिल्ला रहे हैं, यही कह रहे हैं कि अरे इस मुल्क में लोकतंत्र तो मर गया। बोले मर कैसे गया? बोले बोल ही नहीं सकते कुछ। और कहां बोल रहे हैं? स्टूडियो के अंदर नहीं, कैनॉट प्लेस में, गेट नंबर 6 खुलेआम जनता के सामने है। जी नहीं, फ्रीडम तो चाहिए भैया जी। देखिए, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, बेईमान, अरविंद केजरीवाल की यही है पहचान। अब देखिए, मुद्दे पे बात करा करिए, मुद्दे पे बात करने के पहले थोड़ा लकीर बड़ी खींचा करिए। नहीं, हमने हमेशा लंबी लाइन को ही खींचने की कोशिश करी है भारतीय जनता पार्टी ने। हम लोग किसी को द्वेष भाव से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, एजेंसियों को एक एक एविडेंस मिला है, तब जाके अरविंद केजरीवाल तक मामला पहुंचा है। और अरविंद केजरीवाल किंग पिन है, मैं ये क्लियर कहता हूं। कोर्ट में सिद्ध होगा। नहीं सुनिए, देखिए कोर्ट में सिद्ध नहीं, ठीक है, एजेंसी के पास मैं इनसे सवाल पूछता हूं, अक्सर पूछता हूं, मैं इनसे अक्सर सवाल पूछता हूं कि बात बात पे सड़क पे लेट जाते थे रजाई गद्दा लेके, और हद तो तब हुई जब इन्होंने चीफ सेक्रेटरी तक को नहीं छोड़ा। इनके विधायकों ने चीफ सेक्रेटरी को
चीफ सेक्रेटरी वाले मुद्दे पे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों को बरी करा न्यायपालिका ने। सिर्फ झूठ बोलने से, आरोप लगाने से कोई भ्रष्टाचार या दोषी नहीं होता। इस देश में न्यायपालिका है और उस न्यायपालिका की बिलीव करिए ना, हम कह तो रहे हैं, आप कहिए ना, यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि न्यायपालिका को गुमराह किया जा रहा है। न्यायपालिका के सामने झूठे एविडेंस दिए जा रहे हैं। आज अरविंद जी ने भी कहा कि इन्होंने कहा कि मनीष जी ने 14 फोन डिस्ट्रॉय करे, 4 फोन तो सीबीआई के पास पड़े, 11 फोन चल रहे हैं, कैसे डिस्ट्रॉय हो गए? इसलिए क्योंकि ये कोर्ट को गुमराह कर रहे, झूठ बोलते हैं। देखिए, हालांकि समय कम है, फिर भी 20 सेकंड में अपनी बात रखूंगा। आपके सामने चिल्ला रहे हैं न्यायपालिका ने हमको बरी कर दिया, तो भाई फिर आप अपने आप को कट्टर ईमानदार और देश का सबसे बड़ा ईमानदार किस प्रकार कह रहे हैं? जब आपको एजेंसियां बुला रही हैं पूछने के लिए, तो आपको परेशानी क्या है? सच को आज क्या है? आपकी पॉलिसी यदि सही थी तो उसको पलटा क्यों पुरानी पॉलिसी लेके आया? आप कितना भी बोलते, लेकिन आज सवाल फिर भी वही है कि जो मैडम इन्होंने पूछा कि इनके नौकरी चले गए, आज सवाल फिर भी वही है कि इन युवाओं की नौकरी चली गई। सवाल आज भी फिर भी वही है कि 21 रुपया आटा मिलता था, वो आज 42 रुपया क्यों हो गया? आज 400 रुपया का सिलेंडर था, 1000 रुपया क्यों हो गया? सवाल आज वो भी है। सवाल आज ये भी है कि जब प्रधानमंत्री, जब सतपाल मलिक ने उनसे पूछा था, उनको बताया था पुलवामा के बारे में, तब प्रधानमंत्री ने बोला था कि तुम चुप। तो आज जो देशद्रोह का जो सर्टिफिकेट बांटते थे, देश का जो सर्टिफिकेट बांटते थे विद्रोह का, तो आज सवाल जनता बोले कौन है? बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत अच्छा था जी। हम अब कर लीजिए। प्रतीक जी देखिए, ऐसा है बहुत, देखिए सुनिए, इनको पूरा मौका मिल गया और मैं ये कहता हूं कि अगर इनको, एक मिनट रुकिए, अगर विपक्ष को व्यक्ति की आजादी के ऊपर अगर इनको नॉन स्टॉप आधा घंटा भी दे दें तो मैं चैलेंज करता हूं, ये बोल नहीं सकते। अब मैं मुद्दे की बात करता हूं। चीफ सेक्रेटरी ने कंप्लेंट की, कंप्लेंट करने के बाद शराब कारोबारी समीर महेंद्रू ने जांच के दौरान 12 नवंबर 15 नवंबर को सीबीआई और ईडी को यह बताया कि अरविंद केजरीवाल के साथ जो मीटिंग फिक्स होनी थी वो नहीं हुई और अरविंद केजरीवाल के साथ विजय नायर जो इनका मीडिया कम्युनिकेशन इंचार्ज है उसके साथ फेस टाइम पे वीडियो कॉल कराई गई है और उसमें जो सूत्रों से जो चैटिंग में जो वर्ड्स आ रहे हैं, जो अंडरवर्ल्ड जो इस्तेमाल करता था, क्या खोखा, पेटी, 15 किलो घी। अब आप लगाइए क्या है ये? सांकेतिक भाषा में कौन सा ईमानदार व्यक्ति बात कर सकता है? यह जांच का विषय है या नहीं? अगर आप ईमानदार हैं तो अगर मैं कहूं मैं ईमानदार, इसका मतलब 139 करोड़ लोग क्या बेईमान है? ईमानदार व्यक्ति अपने मुंह से नहीं कहता, वो अपने हाथ